जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब इंशाल्लाह ताला जो भी कुछ होगा वो आपको ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। मैं ये रिकॉर्डिंग आपके साथ एलएमएस पे शेयर करूंगी, या फिर रिकॉर्डिंग अगर मैं इस पे डालती हूँ, वन ड्राइव पे डालती हूँ, तो फिर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। और अभी जी, ये मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की है, ये आपको नजर आ रही है, बताइए। यस मैम। ठीक। सबसे पहले हम इस कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये मेरा ख्याल है इट्स वर्थ टाइम कि हम पहले तसल्ली से आपको क्लियर हो कि इस कोर्स में क्या क्या कुछ मौजूद है, क्या करना है, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कोर्स का नाम जो है दैट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क एनालिसिस। इसका जो कैटलॉग नंबर है वो है EE211। इसका मतलब है ये आपके डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है और 200 लेवल का कोर्स है। पिछला जो कोर्स आपने पढ़ा था लीनियर सर्किट एनालिसिस, दैट वाज 111। तो 111 में देखिए पहला डिजिट जो है ये 1 है, इसको कहते हैं 100 लेवल कोर्स। और ये जो कोर्स है आपके पास, दिस इज अ 200 लेवल कोर्स। तो 200 लेवल कोर्स बेसिकली ये कोर्सेज का डिफिकल्टी लेवल होता है, और आप अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में 400 लेवल तक का कोर्स जो है वो पढ़ेंगे। डिफिकल्टी लेवल का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि कोर्स मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी भी एक नए डिफिकल्टी हायर डिफिकल्टी लेवल का कोर्स पढ़ने के लिए पिछले कुछ कोर्सेज की इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए होती है। यानी आपने ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क एनालिसिस अगर पढ़ना है, 211 पढ़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 111 कोर्स जो है वो पढ़ा हुआ हो, ठीक है। क्रेडिट्स हमारे कोर्स के 4 क्रेडिट्स का कोर्स है। 4 क्रेडिट्स का कोर्स आपकी जीपीए में बहुत रोल रखता है, काफ़ी हैवी ड्यूटी कोर्स होता है 4 क्रेडिट का, इसलिए काइंडली इसको सीरियसली लीजिएगा। 3 क्रेडिट्स इसमें थ्योरी के हैं यानी लेक्चर के हैं, और 1 क्रेडिट जो है वो लैब का है। और लैब का 1 क्रेडिट का मतलब होता है 3 कॉन्टैक्ट आवर्स, और थ्योरी के 1 क्रेडिट का मतलब होता है 1 कॉन्टैक्ट आवर। जो इंस्ट्रक्टर्स हैं इसमें आपको, वो मैं हूँ, मेरा नाम सौबिया है। मैं आपको ये कोर्स बेसिकली मैं आई एम इंचार्ज ऑफ द कोर्स, और मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगी। और इसकी लैब्स जो हैं वो हमारी लैब इंजीनियर सिद्दत महत कंडक्ट करेंगी। माशाल्लाह वो सीनियर हैं और उन्होंने ये लैब्स जो हैं वो पहले भी कंडक्ट की हुई हैं, सो देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। अगर जो लैब है वो बेसिकली मैं अपने लैब इंजीनियर के फ्री हैंड देती हूँ, लेकिन अगर कोई भी बात है लैब के बारे में जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो यू आर फ्री टू डू दैट एनी टाइम यू वांट। Course type is lecture plus lab. Part of the course is lecture and part of the course is lab. Required है या इलेक्टिव है? Required वो कोर्सेज होते हैं जो आपको अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए, यानी बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बगैर आपका बैचलर्स कंप्लीट नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ दोज कोर्सेज, यू हैव टू पास दिस कोर्स। इलेक्टिव ये होता है कि इलेक्टिव आप अपनी स्पेशलाइजेशन डिसाइड करने के लिए आप इलेक्टिव्स जो हैं वो चूज़ करते हैं, और उसमें आपके पास चॉइस होती है। तो ये जो हमारे पास कोर्स है 211, ये एक रिक्वायर्ड कोर्स है, इलेक्टिव नहीं है। ये हर एक को पास करना पड़ेगा प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। इसके प्री रिक्विजिट्स में इसके जो आपके पास लीनियर सर्किट एनालिसिस का प्री रिक्विजिट है, और प्री रिक्विजिट में मैथ्स की नॉलेज भी प्री रिक्विजिट है। वो यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं है कि आप सब लोग एफएससी या ए लेवल करके आए हुए हैं, तो जाहिर है रिक्वायर्ड मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है, लीनियर अलजेब्रा आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की नो हाउ होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स से आपको वाकफियत होनी चाहिए, तो फिर आप ये कोर्सेज जो है ये आप कर सकेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको पता है वैसे ही मैथमेटिकली इंटेंस किस्म का डिसिप्लिन है। और जो डिग्री आपकी माशाल्लाह डिग्री 42, मैं सिंडिकेट बी और सी को पढ़ा रही हूँ, दिस इज सेकंड सेमेस्टर, और ये सेमेस्टर कौन सा है? दिस इज द स्प्रिंग 2021 सेमेस्टर, ठीक है। और कोर्स का स्केड्यूल हमारा क्या होगा? लेक्चर होगा हर हफ्ते 3 घंटे का, 2 घंटे का लेक्चर आज है फ्रॉम 2 to 3:40, और एक मेरे ख्याल में कल है आपका फ्रॉम 2 to 2:50। तो ये हमारे 3 आवर्स कॉन्टेक्ट आवर्स होंगे, और आपकी लैब होगी 3 घंटे की। मेरे ख्याल में आपकी लैब है वेंसडे को, और वेंसडे को आफ्टरनून में आपकी लैब होगी मैम सिद्दत के साथ। स्केड्यूल होगी आपकी लैब? जी मैम होगी। मतलब उसकी बन गई है, मीटिंग्स हो गई हैं, स्केड्यूल? यस मैम। दैट्स गुड। ऑफिस आवर्स जो इंस्ट्रक्टर के ऑफिस आवर्स होते हैं, डेडिकेट ऑफिस आवर्स होते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, दे आर सपोज टू बी 2 आवर्स पर वीक। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि मेरा जब मैं अपने ऑफिस में हूँ या ऑफिस में नहीं भी हूँ, आप टीम्स पे मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं,
एनी टाइम यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू आर वेलकम टू डू दैट। अगर आप लोग बैठे पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट इट, तो यू आर वेलकम। आप किसी भी वक्त करें। मुझे जैसे ऑनलाइन में भी स्टूडेंट्स इसमें टीम्स में बार बार कांटेक्ट करते हैं, खासतौर पर एग्जाम्स के दिनों में, तो आई एम हैप्पी टू आंसर राइट अवे। बस सिर्फ ये है कि मैं इतनी विजिलेंट नहीं हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, खासकर मैं उसको इधर उधर कहीं रख देती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र पड़ती है तो मैं फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ। सो यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम, ठीक है। कोर्स का असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा? आपके 2 1 आवर टेस्ट होंगे और 1 फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। ये उस हालत में है कि हम जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है कोर्स को कंडक्ट करने का फेस टू फेस मोड में, उसमें अगर हम गए तो फिर ये हमारे एग्जाम्स हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि बाकी सेमेस्टर कैसे जाएगा। अगर गया और कोई चेंज आया तो मैं आपको उस चेंज से इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। 3 कम से कम होमवर्क असाइनमेंट्स होंगी। ये होमवर्क असाइनमेंट्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो कि मैं इसलिए देती हूँ कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो इसलिए कम से कम 3 असाइनमेंट्स होंगी। लैब रिपोर्ट्स हैं, मेरे हिसाब से 14 रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ बेहतर बताएंगे। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये प्रोजेक्ट भी आपकी लैब का हिस्सा है। और क्विजेज कम से कम 6 क्विजेज होंगे आपके, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। ग्रेडिंग का क्राइटेरिया क्या होगा वो यहाँ लिखा हुआ है। क्विजेज स्टैंड फॉर 8.5% ऑफ द मार्क्स, assignments for 5%, 2 1-hour tests for 24%, that is 12% of each 1-hour test, and then final exam of 37.5. Basically आइडिया ये है कि ये जो आपके पास है पोर्शन, ये थ्योरी का है, 75% का है, ठीक है। और इस 75% में से 50% जो है वो फाइनल एग्जाम होता है। सो दिस इज 50% ऑफ योर 75% ऑफ थ्योरी, और 25% की आपकी लैब है। ये लैब जो है इसके साथ आप इस लैब में आपकी लैब रिपोर्ट्स और लैब का प्रोजेक्ट और लैब फाइनल और वो सब कुछ इंक्लूडेड होगा। सो ये अभी तो ग्रेडिंग का क्राइटेरिया ये है, बट आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू चेंज, ठीक है। जिस तरह भी ये कोर्स कंडक्ट होगा उसी लिहाज से ग्रेडिंग भी इसकी अकॉर्डिंगली हो जाएगी, लेकिन आपको मैं डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगी। कोर्स बुक्स एंड रिलेटेड कोर्स मटेरियल, इसमें 2 बुक्स हैं। टेक्स्ट बुक जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट फंडामेंटल्स है, फर्स्ट एडिशन बाय सर्जियो फ्रांको, और सेकंड जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, सेकंड एडिशन, जिसमें चार्ल्स के अलेक्जेंडर मैथ्यू सैटिको की किताब है। इसको सैटिको के नाम से ही ज़्यादा पहचाना जाता है। वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वालों की है, ये मैक्रॉहिल की है। बोथ बुक्स आर इक्वली गुड। आप में से आप जो भी किताब इसमें से फॉलो करना चाहते हैं, आप फ्रैंको की बुक फॉलो करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप सैटिको की किताब फॉलो करना चाहते हैं, दैट्स ओके विद मी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलती जुलती हैं दोनों में। और इसके अलावा अगर कोई और भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स की किताब है जो कि आप में से किसी को अच्छी लगती है और वो उसको फॉलो करना चाहता है तो कर लें। आप वहाँ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ से पढ़ के समझना चाहते हैं, परफेक्टली ओके विद मी। सिर्फ एक इसमें मैं बार बार आपको कहूँगी, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो मटेरियल मैं क्लास में पढ़ाती हूँ वो ज़रूर कवर हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये लेक्चर स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। LMS पे लेक्चर स्लाइड्स भी जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स भी जाएंगी। ये जो आपके पास ये शेयर होंगी, तो यहाँ से आप इस चीज़ का ट्रैक रखिएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो पढ़े हैं और वो आपने कवर करने हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप जो भी बुक आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। एनी क्वेश्चन सो फार? कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट कर लेंगे। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, I'll read them out to you. Student would have a good understanding of the response of AC circuits in time and frequency domain. The concepts of double heat, triple one linear circuit analysis are utilized. ठीक है, आप उसके concepts को use करके AC circuit analysis जो है उसकी techniques सीखेंगे, time domain में भी और frequency domain में भी। And the student would have a good grasp of AC circuit analysis techniques, and students would be able to apply concepts in algebra, complex numbers, simultaneous equations and phasors to calculate accurate solutions of AC circuits. तो basically AC circuit analysis जो है बहुत अच्छा AC circuit analysis
वो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम डीसी सर्किट एनालिसिस नहीं करेंगे। हम शुरू डीसी से ही करेंगे, लेकिन उसके बाद उन टेक्निक्स को हम एक्सपेंड करके और एसी सर्किट्स के ऊपर चले जाएंगे और उसके एनालिसिस की अच्छी टेक्निक्स जो है वो हम डेवलप करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि ये जो आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक नेटवर्क एनालिसिस, ये रूट है आपके बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की। चाहे आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ें, चाहे आप कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ें, चाहे आप कंट्रोल्स पढ़ें, चाहे आप डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन पढ़ें, जिस मर्जी स्ट्रीम में आप जाना चाहें, आपको ये जो बेसिक नेटवर्क एनालिसिस का सब्जेक्ट है ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपके बाकी तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इजीली आपको समझ आ जाएंगे। टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सर्किट्स, दिस इज गोइंग टू टेक 9 hours, that is 3 weeks. AC response of first and second order circuits, that is going to take 6 hours. AC response, AC resonance in series and parallel circuits, that is going to take 6 hours. AC circuit analysis, it is again going to take 6 hours. AC power calculations, 6 hours. Network functions in S domain and frequency response using body plots, that is 9 hours, that is 3 weeks. And Laplace transform and its applications to circuit analysis, that is 6 hours. तो ये टाइम डिवीजन है, कम या ज़्यादा करके यही जो है ना, यही टाइम डिवीजन हम फॉलो करते हैं। इसमें इंशाल्लाह हमारा सारा काम इजीली हो जाएगा। बॉडी प्लॉट्स और ये सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी यहाँ लिखी हुई है, ये इंशाल्लाह हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और ये आपको क्लियर होती चली जाएगी। ये हमारे पास इसके कोर्स के आउटकम्स हैं और इसका रिलेशन है टू प्रोग्राम आउटकम्स। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें हैं यहाँ देखिए लिखा हुआ है CLO और यहाँ लिखा हुआ है PLO और यहाँ लिखा हुआ है लर्निंग लेवल। आप फेमिलियर हैं इन चीज़ों के साथ? आप लोग काइंडली मुझे कोई रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे पता चलेगा कि वेयर डू आई स्टैंड विद यू। मुझे पता चले कि आपको एक टर्म का पता है या नहीं पता, तो तभी मैं इसमें किसी किस्म का कोई आगे फर्दर चल सकती हूँ। क्या आप लोग फेमिलियर हैं CLOs, PLOs और लर्निंग लेवल्स के साथ कि ये क्या होते हैं? यस मैम। यस मैम। चलें ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है। तो इसमें इस कोर्स में जो हम PLOs जिनके साथ हम काम करेंगे वो PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO 4 और PLO 9 है। इसमें से PLO 1, PLO 2 और PLO 3, ये 3 PLOs जो हैं वो थ्योरी में आपके टेस्ट होंगे और PLO 4 और PLO 9 जो है ये आपके लैब्स में टेस्ट होंगे। PLO 1 और PLO 2 और PLO 3 ये 3 जो है ये कॉग्निटिव डोमेन के लर्निंग लेवल्स हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग और थ्योरेटिकल स्टडीज़ के। और जो आपके पास PLO 4 है ये साइकोमोटर डोमेन का है, यानी आप हाथ से काम करेंगे। और जो आपका PLO 9 है ये इफेक्टिव डोमेन है, यानी आपका बाकी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन जो है उसमें आप किस तरह से काम करते हैं ये उसके अकॉर्डिंगली है। ठीक है, PLO 1 जो है या CLO 1 जो उसके अगेंस्ट है, उसमें हमने करना क्या है, वी हैव टू लर्न एंड इंटरप्रेट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ नेटवर्क्स यूजिंग फ्रीक्वेंसी एंड S domain techniques and be able to plot frequency response using body plot. PLO 2 जो है that is CLO 2, analyzing the circuits for constant, non-constant forcing functions in time, frequency and S domain. और उसके बाद हमारा PLO 3 है लर्निंग एडवांस सर्किट्स एंड एनालिसिस टूल्स सच एज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। PLO 4 है ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ डिफरेंट सर्किट्स इन लैब एंड डिजाइनिंग सेकंड ऑर्डर सर्किट ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशंस। और PLO 9 है डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एज एन इंडिविजुअल और इन अ टीम। तो ये हमारे PLOs हैं। आपको पता होगा कि कोर्स पास करना इज़ डिफरेंट और आपने हर PLO जो है वो भी पास करना है। और वो PLO पास करने के लिए ज़रूरी है कि उस PLO से रिलेटेड मेरी कोशिश होती है थ्योरी में कि मैं हर PLO से रिलेटेड, हर CLO से रिलेटेड एक क्विज, एक असाइनमेंट और एक फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन ज़रूर दूँ। कम से कम 3 मेरे टेस्टिंग पॉइंट्स हों जिन पे कि मैं एक PLO जो है वो टेस्ट करूँ। आपने उन PLOs को टेस्टिंग पॉइंट्स पे जो भी आपका क्यूमुलेटिव स्कोर हो उसमें आप कम से कम 40% या उससे ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आप वो PLO जो है वो पास करेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा कि ये जो है ये ऐसा हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स, विल वर्क टुगेदर और इंशाल्लाह ताला ये हम सारा कुछ जो है इसको अचीव कर लेंगे। दिस वाज इट। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए प्लीज़।
जी बच्चों, आई नो कि आपके अभी एग्जाम्स जो हैं वो सैटरडे को ख़त्म हुए हैं और ये मंडे को क्लासेस शुरू हो गई हैं, लेकिन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर। इसको प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा करें, हिम्मत करें और इसको इंटरेस्ट के साथ, खुशी के साथ इसको पढ़ने की कोशिश करें। मैं भी आपके साथ कोशिश करूँगी, तो तब इंशाल्लाह हमारा काम जो है बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। एक्चुअली मैम, जी बेटा। मैम अगर गॉड फॉरबिड अगर पीएलओ फेल हो जाता है तो आप बाद में उसको रिपीट कर सकते हो स्पेसिफिक क्वेश्चन पीएलओ वाला, या आपको जी, सारा ये कोर्स रिपीट करना पड़ेगा? हाँ, वो ये उसका तरीका ये है कि अगर कोई पीएलओ, लेट्स से कि मेरे सब्जेक्ट में आप कोई पीएलओ फेल कर गए, उसका मतलब ये नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब आप ये प्रोग्राम ऑफ बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म करें तो आपने वो पीएलओ फेल ना किया हो। वो पीएलओ सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं चेक होगा, वो हो सकता है 6 और सब्जेक्ट्स में भी चेक हो। जैसे पीएलओ 2 है तो पीएलओ 2 में भी चेक करूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी चेक हुआ था, बाद में पता चले सिग्नल सिस्टम्स में भी चेक हो रहा है, डीएसपी में भी चेक हो रहा है, कंट्रोल्स में भी चेक हो रहा है, डिजिटल सिस्टम में भी चेक, हर जगह वो पीएलओ चेक हो रहा है। अगर तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस ऐसी रही कि आपने वो पीएलओ पास कर दिया, देन यू आर ऑल सेट। अगर आप ओवरऑल वो पीएलओ फेल कर जाते हैं तो फिर आपको उस पीएलओ को पास करने के लिए जो है वो दोबारा काम करना पड़ेगा। उसका तरीका ये होता है कि आपको कुछ असाइनमेंट्स और कुछ टास्क दिए जाएंगे। पर्पस उसका कुछ नहीं है, पर्पस सिर्फ ये है कि जो चीज़ हम इस प्रोग्राम में, इस बैचलर्स प्रोग्राम में सिखाना चाहते थे, स्टूडेंट वो सीख ले। ठीक है, तो पीएलओ पास करने का चांस आपको बिल्कुल मिलता है, इसमें कोई इतनी बड़ी की बात नहीं। अव्वल तो बच्चे पीएलओ पास कर लेते हैं, मैं तो बहुत कम देखा है कि स्टूडेंट्स पीएलओ पास ना करते हो। डू इट। जी मैम, असल में जो हमने अभी एग्जाम्स दिए उनमें एग्जाम में क्वेश्चंस के साथ लिखा होता था PLO 1, तो उसमें फिर ये भी लिखा हुआ था कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट एटलीस्ट 40% मार्क्स। तो अब बाय चांस कि अगर उस क्वेश्चन में नहीं हो सका 40%, तो इट डजंट, तो क्या होता है, क्या रिपरकशंस होते हैं? कुछ भी नहीं होता। उसकी रिपरकशन ये होती है कि देखो, आपकी टीचर ने लिखा ना कि यहाँ पे आपको 40% मार्क्स स्कोर करने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने सब्जेक्ट में ना और भी पॉइंट्स होंगे जिन पे वो पीएलओ चेक किया होगा। लेट्स से एक एग्जाम का क्वेश्चन था पीएलओ 2 का, फिर एक क्विज भी था जो पीएलओ 2 के लिए चेक हो रहा था, फिर एक असाइनमेंट भी थी जो पीएलओ 2 के लिए चेक हो रही थी। आपका पर्पस ये है कि आपने इन तीनों चीजों के मिला के जो एग्रीगेट है ना, वो आपकी 40% आए। ओके मैम, थैंक यू। चलिए जी, सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन। मैं आपका लेक्चर जो है वो ओपन करती हूँ। जी, लेक्चर स्लाइड्स नजर आ रही हैं बच्चों? यस मैम। So this is WE Bismillahirrahmanirrahim. This is W211 Electrical Network Analysis, lecture number 1. I'm your instructor and this is the Department of Electrical Engineering of College of Electrical and Mechanical Engineering, NUST. ठीक है, so सबसे पहला टॉपिक जो हम टच करेंगे ना, दैट इज द सेकंड ऑर्डर सर्किट्स। लेकिन मैं एज अ जनरल रूल सेकंड ऑर्डर सर्किट्स के बारे में बात करूंगी थोड़ी देर बाद। पहले मैं बात करना चाहूंगी जो कुछ हम पढ़ के आए हैं, जरा हम उसका एक रिव्यू करें। ठीक है, बेसिक जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके साथ हम सर्किट डिजाइन करते हैं, कौन कौन से नाम बताइए। चलिए एक का मैं बता देती हूँ आपको। एक होती है, ये रेजिस्टेंस है, ये इसका सिंबल है, और कैपिटल R का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू मेंटेन करती है। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, दूसरा कौन सा? मैम कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी, वोल्टेज सोर्स। कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर ये कहता है, कैपेसिटर का सिंबल जो है वो कैपिटल C है। और कैपेसिटर में फिर यही बात है कि कैपेसिटर आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यूड एलिमेंट है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर डिफाइंड वैल्यू होती है C की, और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ऑल राइट, फिर हमारे पास आता है इंडक्टर। ऑल राइट, इंडक्टर जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉइल।
और इसका जो नाम है दैट इज कैपिटल एल। अगेन ये हार्डवेयर कंपोनेंट है और ये हार्डवेयर कंपोनेंट जो है मैन्युफैक्चरर डिफाइंड है। कैपेसिटर को क्या चीज गवर्न करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर और इंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ना, वो तो कॉइल देख के नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सोर्सेज की। सर्किट में किस किस किस्म की सोर्सेज हो सकती हैं? करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक, शाबाश, ठीक है। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव सोर्सेज एक्टिव और पैसिव नहीं होती हैं, सोर्सेज एक्टिव होती हैं। ये हमारे पास करंट सोर्स है। इस करंट सोर्स को हम आई ऑफ टी, आई के साथ या ये लें, इसका मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू की करंट सोर्स है, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो है ये आती है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू V की वोल्टेज सोर्स है। जो सोर्सेज सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट की जाती हैं दे आर व्हाट, दे आर इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है। और दूसरी जो हमारी सोर्सेज हैं वो डिपेंडेंट सोर्सेज होती हैं, वो एक डायमंड शेप के साथ रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये इसका करंट है, इसको आई एक्स कहा जाता है क्योंकि इस सर्किट में आमतौर पे किसी और एलिमेंट पे डिपेंडेंट होता है। और ये वोल्टेज, सॉरी ये हमारी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बात, जो हमारे पास आर है, एल है और सी है, ये पैसिव साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। पैसिव साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि अगर आर के अक्रॉस वोल्टेज ये है तो फिर आर का करंट जो है उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन होगा। इसी तरह सी के अक्रॉस अगर ये वोल्टेज है वी सी, ये पोलैरिटी है, तो फिर इसका करंट जो है वो पैसिव साइन कन्वेंशन को फॉलो करेगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से इन होगा। इसी तरह L की अगर हमारे पास वोल्टेज की पोलैरिटी ये है VL, तो फिर इसका करंट जो है वो पैसिव साइन कन्वेंशन को फॉलो करेगा। जो सोर्सेज होती हैं ये एक्टिव साइन कन्वेंशन को फॉलो करती हैं। करंट सोर्स की एक्सक्यूज मी, अगर ये डायरेक्शन है तो फिर इसकी वोल्टेज की पोलैरिटी ये है, यानी द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल। इसी तरह वोल्टेज सोर्स की अगर ये पोलैरिटी है तो फिर इसके करंट की डायरेक्शन जो है ये हमारे पास ये है। सेम केस है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट हो रहा हो तो दैट इज एक्टिव साइन कन्वेंशन। अगर नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज का जो है उससे करंट इन हो रहा हो तो हम क्या, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन हो रहा हो तो दैट इज पैसिव साइन कन्वेंशन। तो ये तो बेसिक हमारे एलिमेंट्स आ गए जिनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की हेल्प से हम सर्किट्स बनाएंगे। अब जरा मुझे एक दो और चीजें बताइए, रेजिस्टेंस को कौन सा लॉ गवर्न करता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, बताएंगे ओम्स लॉ? V is equal to V is IR. equal to IR. V is equal to IR. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट में अगर एक लीनियर रिलेशनशिप हो तो फिर हम जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो रेजिस्टेंस है। और फिर रेजिस्टेंस है कहाँ इस ग्राफ में? मैम ग्रेडियंट है इसका। इसका ग्रेडियंट, शाबाश, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का लॉ है। रेजिस्टेंस के लॉ में सबसे अच्छी बात यह है कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट जो है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो सकते हैं। आप वोल्टेज में सडन चेंज करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस की एक कांस्टेंट वैल्यू है, करंट भी उसी तरह सडनली चेंज हो जाएगा विदाउट एनी डैमेज टू द रेजिस्टेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका देयर एंड देन करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस में हम कहते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज एन इंस्टेंटेनियस रिलेशनशिप। यू डोंट हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर द वोल्टेज टू चेंज इट्स वैल्यू और समथिंग लाइक दैट, एकदम से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर का गवर्निंग लॉ क्या है बताइए? कैपेसिटर का लॉ है
द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू C dV/dt। dVc/dt। ठीक है, इसी तरह इंडक्टर का गवर्निंग लॉ क्या है? द वोल्टेज अक्रॉस LdI/dt। V is equal to L di/dt। इसका मतलब आपको सब कुछ याद है। So IC is equal to C dVc/dt and VL is equal to L diL/dt। अब ये लॉ रेजिस्टेंस के लॉ से कैसे डिफरेंट है, कैसे विजुअलाइज करते हो? देखो ना, ये भी I is equal to C into some मतलब some operation on V is the capacitive current, और अगर इंडक्टर को देखें तो V is equal to L into some operation on IL, तो है तो उसी किस्म की ही चीज ना, V I और जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप। बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस रिलेशनशिप? ये चेंज पर डिपेंड करते हैं, डेल्टा V और डेल्टा I जैसे चेंज होगा तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इंक्लूडेड है में। देखो शाबाश, ठीक है। अब डिफरेंशियल हमारे ऊपर क्या कंडीशन लगाता है, मुझे एक बात बताइए। अगर मेरे पास इस किस्म की वोल्टेज, कैपेसिटर की वोल्टेज इस किस्म की, वो जो टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है, 0 थी, फिर 5 वोल्ट हो गई, फिर 10 वोल्ट हो गई, और जो कुछ उसका दिल कर रहा था होती है। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर का करंट क्या है? मैं लेट मी यूज अनदर कलर। इस यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन में कैपेसिटर का करंट क्या है? 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, कैपेसिटर का करंट 0। यहाँ से लेके यहाँ तक कैपेसिटर का करंट क्या है? जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एब्सोल्युटली। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? 0। ये भी 0 है, ठीक है। सो वी आर ऑल सेट। लेकिन इस पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या होगा? वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है? व्हाट इज dVc/dt? इनफिनिटी मैम, तो वो एब्रप्टली और इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। शाबाश। इस पॉइंट पे क्या होगा? इसमें भी सेम ही इनफिनिट हो गया, तो देखो इस पे भी यही होगा कि हम जो है हम इसको सडनली चेंज नहीं कर सकते। तो कैपेसिटर की वोल्टेज के ऊपर क्या कंडीशन यहाँ पर आ रही है? कंडीशन क्या है कैपेसिटर की वोल्टेज जो हमें जबरदस्ती लगानी पड़े? अब्रप्ट चेंज ना हो वोल्टेज। अब्रप्ट चेंज ना हो, ठीक है, कि कैपेसिटर की वोल्टेज अब्रप्टली चेंज ना हो। अगर हम जबरदस्ती कैपेसिटर की वोल्टेज को अब्रप्टली चेंज करेंगे तो उसके नतीजे के तौर पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है dVc/dt वो इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी करंट जो है कैपेसिटर के थ्रू वो IC इट विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स इन्फिनिटी। और अगर करंट इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो वो कैपेसिटर की जो हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन है उसको डैमेज करेगा और आपका कैपेसिटर खराब हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ये ना कैपेसिटर एज एन एलिमेंट, इसके अंदर ये सलाहियत है, ये रेजिस्ट करता है कि इसकी वोल्टेज सडनली चेंज ना हो। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर का लॉ क्या है कि VC 0- इज इक्वल टू VC 0+, बल्कि 0 नहीं कहना चाहिए, VC T- इज इक्वल टू VC T+। यानी कोई भी दो एडजेसेंट इंस्टेंट्स हो तो उसमें कैपेसिटर जो है उसकी वोल्टेज एकदम से तब्दील नहीं होती। ठीक है, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी लॉ फॉर द कैपेसिटर। ये हमारे कैपेसिटर का कंटिन्यूटी लॉ है, ये आपने याद रखना है। तो आपने एक तो रूल आपने खुद बताया कि कैपेसिटर की जो हमारे पास वोल्टेज होती है उसको हम कभी सडनली चेंज नहीं करते, और साथ के साथ दूसरी बात ये है कि कैपेसिटर जो है उसकी वोल्टेज किसी भी दो, देखे ना, जैसे लेट्स से मैं कंटिन्यूअस सिग्नल बनाती हूँ, इसमें अगर मैं कोई से भी दो एडजेसेंट इंस्टेंट्स ले लूं, ये ले लूं और इसके साथ कह के ये ले लूं, तो यहाँ पे देखो तकरीबन आपको इसकी वोल्टेज एक जैसी ही नजर आएगी। ठीक है,
तो कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो कभी सडनली चेंज नहीं होती। कैपेसिटर की वोल्टेज अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखती है, और अगर आप जबरदस्ती कैपेसिटर की वोल्टेज को सडनली चेंज करने की कोशिश करें तो कैपेसिटर डैमेज हो जाता है। सो दिस इज द लॉ IC is equal to C dVc by dt that governs the capacitor, और V of t minus Vc of t minus is equal to Vc of t plus is a rule। ये रूल है जो हमारे एनालिसिस में हमारे काम आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंडक्टर। इंडक्टर जो है वो बिल्कुल कैपेसिटर का काउंटर पार्ट है। आपने देखा होगा इन दोनों में डुअलिटी पाई जाती है। अगर इसको मैं अपने माइंड में रखूं तो फिर इसका मतलब है अगर कैपेसिटर की वोल्टेज सडनली चेंज नहीं हो सकती तो फिर ये इक्वेशन क्या कहती है अबाउट द इंडक्टर? इंडक्टर में करंट नहीं करंट चेंज हो अब्रप्टली सकता चेंज नहीं हो सकता। हम करंट शाबाश, ठीक है। तो इंडक्टर का करंट जो है आप सडनली चेंज नहीं करते, और देखिए हो भी नहीं सकता। सडनली चेंज करने के लिए ना ये कॉइल लगी हुई है, इसमें आप सडनली करंट चेंज करेंगे एकदम से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जीरो टाइम में चेंज नहीं हो सकता। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अब वो एक जीरो टाइम में चेंज करने के लिए आपको उसके करंट को जो है वो अब्रप्टली चेंज करना पड़ेगा। तो एक कॉइल लगाया हुआ है, फिजिकल कॉइल, उसके एक मैग्नेटिक फील्ड है एसोसिएटेड, तो जीरो टाइम में उसको चेंज करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस बेस पे हम कहते हैं कि इंडक्टर में IL ऑफ t माइनस इज इक्वल टू IL ऑफ t प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ है कंटिन्यूटी का, इंडक्टर का करंट कभी सडनली चेंज नहीं होता, कैपेसिटर की वोल्टेज कभी सडनली चेंज नहीं होती। अगर आप इंडक्टर का करंट या कैपेसिटर की वोल्टेज सडनली चेंज करने की कोशिश करें तो आपका एलिमेंट डैमेज हो जाएगा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा मैं इसमें से कुछ चीजें इरेज करूं, थोड़ा सा और इस पे काम करते हैं। अब बाय सिंप्लीफिकेशन आप रेजिस्टेंसेस जो हैं उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? अगर आपके पास दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हुई हो तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, शाबाश, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द सम। और जो आपके पास रिजल्टेंट आता है पैरेलल रेजिस्टेंस का, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से बड़ा होता है या छोटा? छोटा होता है। छोटा होता है। छोटा होता है। ये मैथमेटिकल रूल है। आप अगर दो रेजिस्टेंसेस जो हैं उनको आप पैरेलल में लगाएंगे, this is R1, this is R2 and this is R equivalent, तो R equivalent is equal to R1 R2 over R1 plus R2। और अगर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो, व्हाट अबाउट देन? हम सिंपली सम कर दें, ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट जो है वो इंडिविजुअल से बढ़ जाता है या कम हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों? जरा मुझे इन सो मेनी वर्ड्स बताओ, मैथ्स को छोड़ो, तो मतलब इसकी मैं लॉजिक कैसे माइंड में बनाऊं? मैम सेम करंट फ्लो कर रहा होता है, so जैसे करंट डिवीजन नहीं होती। बिल्कुल सही, सेम करंट फ्लो कर रहा होता है, और अब उस सेम करंट को ज्यादा ये जो ये जिगजैग्स और जैगड चीजें ये ज्यादा नजर आ रही हैं, यानी उसके रिश्ते में रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गई है। और जब आप पैरेलल में लगाते हैं तो करंट तो वही फ्लो कर रहा है, लेकिन उसको फ्लो होने के लिए दो डिफरेंट रास्ते मिल गए, राइट? तो जब आपने पैरेलल में लगाया तो उसको फ्लो करने के लिए ज्यादा रास्ते मिल रहे हैं, ज्यादा पाथवेज जो है वो मिल रहे हैं, तो वोल्टेज वही की वही है, तो इसलिए वो जो है वो आराम से हमें रेजिस्टेंस जो नेट रेजिस्टेंस नजर आती है वो कम नजर आती है। लेट्स मूव ऑन टू द कैपेसिटर। व्हाट इफ टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल? मैम वो सम होते हैं। मैम मुझे इक्विवेलेंट C1 plus C2। C1 plus C2। वजह देखो, वजह सामने नजर आ रही है। ये देखो, ये एक ही वोल्टेज है यहाँ पर भी और एक ही वोल्टेज है यहाँ पर भी, और ये प्लेट साइज बढ़ गया, बजाय एक प्लेट के इस टर्मिनल पे उससे बड़ी दो प्लेटें लग गई और इस पे भी, तो नेट प्लेट साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, और कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हों तो C1 C2 और C1 plus C2। प्रोडक्ट रेसिप्रोकल का सम। अच्छा, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये बीच वाला सारा पोर्शन जो है वो डाइलेक्ट्रिक के तौर पे एक्ट कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक की लेयर जो है वो इसमें बढ़ गई है, तो कैपेसिटेंस कम होगी, आपके इसकी जो कैपेसिटी थी वो कम कर दी। इसी तरह इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, व्हाट विल हैपन? इक्विवेलेंट क्या होगा? मैम ऐड होंगे।
दोनों कम हो जाएगा। L1 plus L2। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो ना कॉइल बढ़ जाएगी ना, कॉइल्स एक दूसरे को वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है। इसी तरह अगर पैरेलल में लगे होंगे तो प्रोडक्ट ओवर सम L1 L2 ओवर L1 प्लस L2 के ऑब्वियसली दो कॉइल्स साइड बाय साइड लगी हुई हैं तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में इंटरफेयर कर रही है, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही है, कम कर रही है, खराब करेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास इंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ तक अभी तक हम पहुँचे, वी आर गुड। इसका मतलब है जो हमने पहले पढ़ा हुआ था उसको आपने रिटेन किया हुआ है, और ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो कि मैं करना चाह रही हूँ। इसके अलावा वन पोर्ट्स आपको पता है क्या होते हैं? when you remove the load and Ma'am, one terminal connected to any arbitrary circuit. हाँ, वन पोर्ट कुछ भी नहीं होता। वन पोर्ट बस ये होता है कि यहाँ कोई बड़ा सारा सर्किट है और बाकी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनको बस एक पेयर ऑफ वायर्स दिया हुआ है, तो ये वन पोर्ट है। अंदर सर्किट के क्या लगा हुआ है वो बाद में हम एनालाइज करते रहेंगे। बहुत बड़ा सर्किट है, उसको दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए दो पेयर ऑफ वायर्स दिए हुए, तो ये कितना हो गया? ये टू पोर्ट हो गया, एंड सो ऑन। बस ये होती हैं पोर्ट्स, करते रहेंगे इसको, साथ साथ देखते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, अच्छा फिर उसके बाद मुझे तो अगर एक और हमें मसला आन पड़े कि हमारी जो रेजिस्टेंस और ये तमाम चीज़ें, रेजिस्टेंस की फिलहाल बात करते हैं, ये ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, फिर मैंने कैसे सिंप्लीफाई करूँ? क्या करूँ फिर मैं? we will मैम find स्टार डेल्टा डेल्टा इज फाइन मैम, डेल्टा एंड वाई। स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन मैम you can use मैम that। टेस्ट वोल्टेज लगाएंगे। मैम VOC और ISC फाइंड करके आप उनको डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सही, टेस्ट बिल्कुल सही, वोल्टेज लगाएंगे। सब बातें बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये जो मैं कर रही हूँ इसमें स्टार डेल्टा सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, आप स्टार डेल्टा कर लें। मैं आपको कहती हूँ ना, मुझे यहाँ से बताओ कि यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट नजर आ रही है वो क्या है। तो तुम्हारे पास 10,000 तरीके हैं, स्टार डेल्टा सिंप्लीफिकेशन कर लो, बहुत अच्छा आइडिया जो करना चाहता है। दूसरा तरीका जो आप अभी कह रहे थे, VOC ओवर ISC कर लें, बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगा लें V और उसका ये करंट, तो आपके पास R इक्विवेलेंट जो है दैट इज इक्वल टू V ओवर I। शाबाश, वेल डन। तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं, ऑल ऑफ देम विल वर्क जस्ट फाइन एज एनी अदर वन, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आप किस तरीके से एक काम जो है उसको करना चाहते हैं। सो वी आर गुड सो फार। अब आप लोग ऐसा कर लें कि 5 मिनट की ब्रेक कर लें, फिर हम अपना जो काम है, जो नया फ्रेश काम है वो शुरू करते हैं। सो इट वाज रियली नाइस, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपके पेपर्स जैसे भी हुए हैं उस चीज़ को अब जहन से भूल जाओ, ठीक है। इफ़ यू आर गुड विद द कॉन्सेप्ट्स और आप उसमें कॉन्फिडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ ऑल यू नीड। पेपर में अगर कोई कमी पेशी हो गई है तो वो भी पूरे करने के चांसेस मिल जाएंगे, बट डोंट ब्रूड ऑन दैट, उसकी अब परवाह नहीं करनी है, ठीक है। इट इज़ बिहाइंड यू, उसको छोड़ दें। और हम इंशाल्लाह यहाँ से जो भी काम करेंगे, इसमें मैं आपको दोबारा कहूँगी कि ये जितने मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज कराए हैं ना, ये मैंने इसलिए कराए हैं कि मैं नया काम शुरू करने से पहले करती हूँ। लेकिन अगर आपको बाद में भी कभी लगे ना कि कोई कॉन्सेप्ट है, आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, दोबारा मुझसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट एनी टाइम यू वांट। चाहे वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स का कॉन्सेप्ट हो, मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि मैं जी सिर्फ नेटवर्क एनालिसिस के साथ डील करती हूँ, नहीं। मेरा मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए, दैट इज़ द सोल पर्पस, ठीक है। तो आपको जहाँ पे समझ नहीं आती, जहाँ रुकावट लगती है, वहाँ प्लीज़ आओ और मुझे बताओ। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस इफ आई एम। अगर मैं खुद से जवाब ना दे सकी तो मैं जवाब ढूंढ के ज़रूर आपको सेटिस्फाई करूँगा, ठीक है। चलिए ब्रेक कर लें आप लोग।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चों, अब हमने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स के बारे में तो बात करी। व्हाट आर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर सर्किट्स? व्हाट आर दोस? मैम जिनमें डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट किस ऑर्डर ऑर्डर का। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, आप जब भी सर्किट के लिए इक्वेशन बनाएं, किसी भी अननोन के लिए ना, सर्किट की किसी भी ब्रांच का करंट हो या किसी भी नोड की, यही सर्किट एनालिसिस है ना। आपने एक सर्किट एनालाइज किया तो क्या किया, आपने तमाम ब्रांच के करंट्स और तमाम नोड की वोल्टेजेस जो है वो फाइंड कर ली। तो अगर आप किसी ब्रांच की जो करंट है या नोडल वोल्टेज है वो फाइंड करें, तो और आपके पास जो इक्वेशन आए रिजल्टेंट इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो हम कहते हैं कि क्या है, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। कभी भी रेजिस्टिव सर्किट्स में आपको ये सिचुएशन नहीं मिलती। रेजिस्टिव सर्किट्स बिल्कुल एक लीनियर सर्किट्स होते हैं, लीनियर इक्वेशंस आती हैं, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऐसे सर्किट्स एक्सक्यूज मी, जिनमें कम से कम एक कैपेसिटर या एक इंडक्टर लगा हो, ऐसे सर्किट्स की जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, और ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर सर्किट्स की। सर्किट्स containing two energy storage elements that cannot be reduced to a single element via series of parallel reductions is called a second order circuit. ठीक है, these are known as second order circuits because their responses are described by differential equations that contain second derivatives. ये एग्जांपल्स हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है। अब इस सर्किट में हमारे पास क्या है, एक इस सर्किट में हमारे पास ये एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, दे आर इन सीरीज। क्यों है ये सीरीज में, क्योंकि इनके बीच में ये एक सिंपल नोड है। व्हाट इज अ सिंपल नोड? सिंपल नोड वो होती है जहां सिर्फ दो ब्रांचेस आकर मिलती है। अगर दो से ज्यादा ब्रांचेस आकर मिले तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या हो गया है, ये कॉम्प्लेक्स नोड बन गई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एल और सी जो है ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस भी इनके साथ। बाकी सारा जो नेटवर्क है इसको आप किसी भी रेजिस्टिव नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपको कहती हूँ ना, ये इस किस्म की चीज है, और ये यहाँ पे कनेक्टेड है और ये यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जो पूरा मैंने नेटवर्क अजीबो गरीब सा बनाया है, इसको क्या मैं वन पोर्ट की जो थ्योरी है उसके अंडर रिप्लेस नहीं कर सकती बाय अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस? कर सकती हूँ ना? हाँ, तो बस इसका मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एल और सी आपके सीरीज में है ना, और बाकी नेटवर्क जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसमें है सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो हम उस सर्किट को सीरीज आरएलसी सर्किट ही कहते हैं। तो सीरीज में होना किसका जरूरी है, एल और सी का। सो दिस इज नोन एज अ सीरीज आरएलसी सर्किट। और ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर सर्किट है, क्योंकि जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास आएगी। इसी तरह यहाँ पर भी ये एल और सी जो है ये कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है जब दो एलिमेंट्स दोनों नोड्स शेयर करते हैं। ये देखिए, इनकी ये भी नोड कॉमन है और इनकी ये नोड भी कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट्स पैरेलल में है। बाकी सारा सर्किट, अगेन वही वाली मेरी आर्ग्यूमेंट है कि बाकी सारा सर्किट अगर रेजिस्टिव हो और उसमें सोर्सेज लगी हो तो मैं उस सारे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस और पैरेलल करंट सोर्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो अगर आपके पास पैरेलल में सी और एल लगा हो तो हम कहते हैं ये क्या है, ये पैरेलल आरएलसी है, और ये भी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एल नहीं है, सिर्फ दो सी है इस सर्किट में, लेकिन वो सी इस तरह से कनेक्टेड है कि वो फर्दर सिंप्लीफाई होकर एक सिंगल कैपेसिटर के जरिए रिप्रेजेंट किए नहीं जा सकते। तो जब मैं इस सर्किट की भी इक्वेशन बनाऊंगी तो ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है। अगर तो ये सी इस तरीके से लगे हुए ना, इसमें एल नहीं है, इट ओनली कंटेन्स सी, लेकिन ये सी ऐसे कनेक्टेड है कि ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन के जरिए सिंप्लीफाई हो सकते हैं और ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के जरिए सिंप्लीफाई हो सकते हैं। लिहाजा ये सर्किट जो है ये भी हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर सर्किट आएगा, क्योंकि जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगी सॉल्व करने के लिए, लेट्स से मैं आपको कहती हूँ इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट के लिए सर्किट को सॉल्व करो, तो जब आप इक्वेशन बनाओगे करंट के सॉल्व करने के लिए तो आप देखोगे कि वो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसी तरह ये नेक्स्ट भी जो है, इसमें भी आप देख लें, ये दो इंडक्टर्स आपके पास लगे हुए हैं, लेकिन ये दो इंडक्टर्स ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, लिहाजा इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता।
आप इसमें से किसी भी ब्रांच के किसी भी अननोन के लिए मैं आपको कहती हूँ ये वोल्टेज फाइंड करो, आप इस वोल्टेज के लिए, या मैं आपको कहती हूँ ये करंट फाइंड करो, किसी भी अननोन के लिए आप जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सो दिस इज अगेन नोन एज अ सेकंड ऑर्डर सर्किट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि आपके पास जो सर्किट्स होते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होते हैं उनमें एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होता है, जो सेकंड ऑर्डर सर्किट्स होते हैं उसमें दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो दो से ज़्यादा सिंप्लीफाई होकर फिर दो की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे पास सर्किट है सेकंड। जी मैम लास्ट वाला सर्किट काइंडली रिपीट कर सकती है? आपने कहा था सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये वाला पॉइंट कैसे रिपीट कर सकती है? हाँ बिल्कुल ना, ये जो कैपेसिटर है ये C1 है और ये C2 है। मैं आपको कहूँ कि यार इनको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट करो, यू कांट डू दैट। ये इस तरह से कनेक्टेड है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इनके लिए जब आप इक्वेशन बनाएंगे ना इस सर्किट के लिए, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस तरह का कोई सर्किट है C1 C2, अब इसमें तो लगे हुए हैं दो, लेकिन क्या ये C1 और C2 जो है ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं? यस मैम, C1 है ना? यस मैम हो सकता है। यस मैम। हाँ आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, आप कहें जनाब इन दोनों जो टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है दैट इज C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। तो ये और सर्किट की जब मैं इक्वेशन बनाऊंगी तो ये फर्स्ट ऑर्डर ही आएगी, हालांकि इसमें दो कैपेसिटर्स लगे हैं। ठीक हो गया? सो दैट्स व्हाट आई मेंट। ओके मैम, थैंक यू। चलिए अब हमें करना है, हमारा टास्क है एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सर्किट्स। ठीक है, ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, आई विल रीड देम टू यू ताकि हम उन पर बात कर सकें। आवर एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सर्किट्स विल बी सिमिलर टू दैट यूज्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के जो स्टेप्स थे ना वही सेकंड ऑर्डर के स्टेप्स हैं। क्या थे फर्स्ट ऑर्डर के स्टेप्स? मैम क्या मैम P T of इक्वल्स 0 नेगेटिव पर T इक्वल्स 0 पॉजिटिव, infinity T पे हम इक्वल्स नेगेटिव जी जी इन्फिनिटी पे। ठीक है, और कौन बात कर रहा था? मैं यही बता रहा था मैं भी। हाँ बताइए, आप बताइए मुझे T इज क्या इक्वल क्या टू है। 0 नेगेटिव, T 0 पॉजिटिव और T इन्फिनिटी पे हम सर्किट को देखते हैं कि किस तरह वो एक्ट कर रहा है उस पे। शाबाश। इसको हम कहते हैं जीरो नेगेटिव पे जो हम काम करते हैं या जीरो पॉजिटिव पे करते हैं, इनको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशंस, और जो इन्फिनिटी के ऊपर हम देखते हैं उसको हम कहते हैं फाइनल कंडीशंस। तो बेसिकली हमें सर्किट की इनिशियल कंडीशंस और फाइनल कंडीशंस सबसे पहले देखनी पड़ती हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में टाइम कांस्टेंट का बड़ा रोल है, हम टाइम कांस्टेंट सर्किट का फाइंड करते हैं, और फिर हम कहते हैं अगर डीसी सोर्स लगी हुई है तो पता नहीं v of 0 माइनस v of infinity into e raised to power minus t by tau plus v of infinity जो है वो सर्किट का सॉल्यूशन होगा। आपको अगर याद हो इस किस्म का उसका तरीका है, तो उसमें हमें क्या क्या कुछ मालूम करना होता है, v of 0, v of infinity और टाइम कांस्टेंट tau। तो इसी तरह के स्टेप्स हैं जो कि हम सेकंड ऑर्डर सर्किट्स के लिए भी लेंगे। ठीक है, तो कहता है we will first consider circuits that are excited by initial conditions of the storage elements. Although these circuits may contain dependent sources, they are free of independent sources. These source-free circuits will give natural responses as expected. Later we will consider circuits that are excited by independent sources. ठीक है जी, वो कहता है पहले ऐसे सर्किट्स का एनालिसिस हम करेंगे जिसमें कोई सोर्स नहीं लगी हुई, लेकिन सर्किट्स की अपनी इनिशियल कंडीशंस हैं, और उन इनिशियल कंडीशंस की वजह से सर्किट जो है उसमें जो एक्साइटेशन हो रही है वो हम चेक करेंगे। इस बिहेवियर को हम कहते हैं द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। उसके बाद हम सोर्सेज भी इंट्रोड्यूस कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि सोर्सेज की वजह से सर्किट का बिहेवियर क्या होता है, उसको हम कहते हैं फोर्स्ड रिस्पॉन्स। और फिर हमारा जो नेट रिस्पॉन्स होता है सर्किट का, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द नेचुरल रिस्पॉन्स एंड द फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, and we will consider only DC independent sources in this chapter. The case of sinusoidal and exponential sources is deferred to later chapters. तो डिपेंडेंट सोर्सेज तो आपको आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगी, चाहे वो वोल्टेज की हो या करंट की हो, वो डीसी सोर्सेज होंगी। ठीक है, और लेटर चैप्टर्स में जो है वो फिर हम एसी सोर्सेज और एक्सपोनेंशियल सोर्सेज और ऐसी चीज़ों के साथ जो है वो काम करेंगे। व्हाट आर एक्सपोनेंशियल सोर्सेज? ऐसे ऐसे सिंबल होता है अगर इंडिपेंडेंट हो एक्सपोनेंशियल सोर्स का, वोल्टेज सोर्स। देखो ये मेरी सोच है e raised to power minus t u of t, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्स का इनिशियल ये u of t क्या है? What is u of t?
आपने अपनी बुक में जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा यू ऑफ टी क्या होता है? टाइम पे डिपेंड करता है। क्या कैसे डिपेंड करता है? देखो मेरे बच्चे, ये तो मैंने ब्रैकेट में टी लिखा है ना, तो ये टाइम पे डिपेंड करता है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकता। बेसिक मैथ्स मुझे कहता है कि जो भी चीज ब्रैकेट में है ना, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मगर ये है कैसा? इसको हम कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ कहीं यू ऑफ टी लिखा नजर आए, वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद ही से समझ जाता है कि क्या कहा जा रहा है। यू ऑफ टी इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन 1, टी ग्रेटर देन 0, एंड इट इज इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0। दैट इज व्हाट यू ऑफ टी इज। इसका नाम है यूनिट स्टेप। इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये इस किस्म की चीज। ठीक है, तो यू ऑफ टी एक सर्टेन सिग्नल है जिसका नाम ये है, जिसका काम ये है कि वो t ग्रेटर देन 0 के लिए तो 1 है, मगर t लेस देन 0 के लिए वो 0 है, और t इज इक्वल टू 0 के ऊपर वो वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस ना। सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम 0 to 1 in 0 seconds, तो वहां पे जाके t इज इक्वल टू 0 पे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ये मेरी एक्सपोनेंशियल सोर्स हो इस किस्म की, तो कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल कैसा होता है? ये तो हो गया e रेज़ टू पावर माइनस टी। ठीक है, इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ u ऑफ टी से, विच इज इक्वल टू दिस थिंग। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा? मैम वही सिग्नल नहीं रहेगा? नहीं, देखो ना, ये सिग्नल रह जाएगा, क्योंकि जो t की लेस देन 0 वैल्यू है उसके लिए तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है विद 0। u ऑफ t इज 0 फॉर t लेस देन 0। तो ये पिछले वाले जितने भी वैल्यूज थी ना, ये सारी ये 0 हो जाएंगी, और सिर्फ t ग्रेटर देन 0 के लिए एक्सपोनेंशियल डिफाइंड रह जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं e रेज़ टू पावर माइनस टी। ये इस तरह की एक्सपोनेंशियल सोर्सेज हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको यहीं पर यू ऑफ टी के साथ में इंट्रोड्यूस करना, ये ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आ गया सबसे पहला काम, फाइंडिंग द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। To analyze a second order network, two sets of initial conditions are required: v of 0 and dv by dt at 0, I of 0 and di by dt at 0, and final conditions I of infinity and v of infinity are also required. There are two key points to keep in mind in determining the initial conditions. Carefully handle the polarity of voltage across the capacitor and the direction of the current through the inductor. Keep in mind that V and I are defined strictly according to the passive sign convention. Keep in mind that the capacitor voltage is always continuous, so that V of 0 plus is equal to V of 0 minus, and the inductor current is always continuous, so that I at 0 plus is equal to I at 0 minus. तो जनाबे वाला, आपने जब इनिशियल कंडीशंस फाइंड करनी है, तो ये अगर कैपेसिटर का करंट है तो कैपेसिटर की वोल्टेज की पोलैरिटी लाजमन ये रखनी है, पैसिव साइन कन्वेंशन। इसी तरह अगर ये इंडक्टर की वोल्टेज है तो इंडक्टर के करंट की ये आपने डायरेक्शन रखनी है। ठीक है, पैसिव साइन कन्वेंशन के लिहाज से। दूसरे जो कंटिन्यूटी लॉ आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कैपेसिटर की वोल्टेज कभी सडनली चेंज नहीं होती, लिहाजा वी एट 0 प्लस इज इक्वल टू वी एट 0 माइनस। इसी तरह इंडक्टर का करंट कभी सडनली चेंज नहीं होता, लिहाजा आई एट 0 प्लस इज इक्वल टू आई एट 0 माइनस। ठीक हो गया सर? इन दो चीज़ों का ख्याल रखना, बाकी अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं ना, फिर हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। नहीं जनाब, ये एक सर्किट आ गया है आपके पास, आपने इसकी इनिशियल कंडीशंस फाइंड करनी है, आई एट 0 प्लस फाइंड करना है, वी एट 0 प्लस फाइंड करना है, डी आई बाई डी टी एट 0 प्लस फाइंड करना है, डी वी बाई डी टी एट 0 प्लस फाइंड करना है, आई एट इन्फिनिटी फाइंड करना है, और वी एट इन्फिनिटी फाइंड करना है। कैसे करें? सबसे पहले क्या करें? और ये 0 प्लस 0 माइनस और इन्फिनिटी क्या चीजें हैं? मैम 0 प्लस में हम रिप्लेस नहीं कर देंगे कंडक्टर, और उसको पहले 0 नेगेटिव निकालेंगे ना, तो मैम उसके लिए इंडक्टर और कैपेसिटर को रिप्लेस नहीं कर देंगे शॉर्ट सर्किट और उससे। ठीक है, बिल्कुल सही, शाबाश। देखिए
जो ये बात कह रहे हैं ना करना हम एग्जैक्टली वही है कि आपने पहले सर्किट को, और जीरो क्या है, जीरो वो टाइम है जिसपे आपका स्विच क्लोज किया जा रहा है। तो जीरो माइनस के ऊपर स्विच जो था वो क्या था, वो कह रहा था द स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जीरो माइनस पे स्विच क्लोज्ड था, ठीक है, और जीरो प्लस पे स्विच ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो एग्जैक्टली वो टाइम है जिसमें ओपन से क्लोज या क्लोज से ओपन का ऑपरेशन हो रहा था, ठीक है। तो जब स्विच जीरो माइनस पे था, मैम जीरो माइनस पे वो ओपन ही नहीं रहेगा, फिर वो जीरो प्लस पे क्लोज होगा, फिर ऊपर 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 पढ़े लिखा क्या हुआ है, द स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जीरो माइनस पे आपका स्विच क्या होगा? अच्छा मैम ठीक है जी, ठीक है, क्लोज ही है। सवाल को गौर से पढ़ा करें हमेशा, ये बड़ा जरूरी होता है आप कोई भी काम करने से पहले। और ये देखिए सामने नजर भी आ रहा है, वो आपको कह रहा है कि स्विच जो है ना वो मैं इसको ओपन कर दूंगा, ये एरो इधर जा रहा है, एरो की डायरेक्शन देखिए, इट्स ओपनिंग द स्विच, ठीक है। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे सर्किट का बिहेवियर देखेंगे। t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे स्विच क्लोज, माइक्रोफोन म्यूट कीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये जो है ये आपके पास सर्किट का स्विच क्लोज था, ठीक है। और हम जो है हम इस वक्त t इज इक्वल टू जीरो माइनस की बात करें, तो t इज इक्वल टू जीरो माइनस में क्योंकि स्विच क्लोज है एंड इट हैज बीन क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इंडक्टर भी अपने स्टेडी स्टेट में चला गया है और कैपेसिटर भी अपने स्टेडी स्टेट में चला गया, दोनों जो है वो अपने स्टेडी स्टेट में चले गए। तो इंडक्टर की स्टेडी स्टेट क्या होती है? ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? मैम शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट्स। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, और कैपेसिटर की स्टेडी स्टेट क्या होती है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। ठीक है। अब आप मुझे यहाँ से देखकर बताइए कि I एट जीरो माइनस क्या होगा। अब ये देखो, ये 12 वोल्ट की सोर्स लगी हुई है, 4 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये I है, आगे से ये शॉर्ट में से गुजर रहा है, स्विच क्लोज्ड है, तो यही I यहाँ से गुजर जाएगा, है ना, क्योंकि कैपेसिटर तो ओपन सर्किट हो गया, राइट? ठीक कह रही हूँ? ठीक है। तो फिर बेसिकली इस वोल्टेज सोर्स को दो सीरीज रेजिस्टेंसेस नजर आ रही हैं प्रैक्टिकली, जो 4 ओम प्लस 2 ओम दैट इज 6 ओम्स हैं, ठीक है। और I जो है दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 6 ओम्स, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो I एट जीरो माइनस क्या हुआ? 2 एम्पियर, ठीक है। और क्योंकि ये I इंडक्टर का करंट है और इंडक्टर का करंट कभी सडनली चेंज नहीं होता, लिहाजा I एट जीरो प्लस इज इक्वल टू I एट जीरो माइनस। अगर ये किसी और चीज का करंट होता तो मैं इसको देखती, लेकिन क्योंकि ये करंट इंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है, लिहाजा I एट जीरो प्लस इज इक्वल टू I एट जीरो माइनस एंड दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स, ठीक हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वोल्टेज V एट जीरो माइनस। हाँ जी, क्या है V एट जीरो माइनस? अगेन देखिए, स्विच क्लोज्ड है आपके पास इस तरीके से और कैपेसिटर ओपन है, तो कैपेसिटर की इस टर्मिनल पे ये यही टर्मिनल है, ये वाला, ठीक है, और ये यही टर्मिनल है, ये वाला, ये t इज इक्वल टू जीरो माइनस की बात करें। इसका मतलब है जीरो माइनस पे कैपेसिटर के अक्रॉस वही वोल्टेज है जो 2 ओम्स के है, और क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, लिहाजा 2 ओम्स के अक्रॉस भी वोल्टेज की वही पोलैरिटी होगी जो कि कैपेसिटर की वोल्टेज की पोलैरिटी है। तो 2 ओम्स के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है भाई? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। वोल्टेज डिवाइडर का आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो V एट जीरो माइनस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू 12, that is equal to 2 divided by 6 into 12, that is equal to 2 into 2, that is 4 volt, ठीक हो गया। और क्योंकि V एट जीरो प्लस इज इक्वल टू V एट जीरो माइनस, कैपेसिटर की वोल्टेज है, किसी और चीज की होती तो हम जरूर देखते, लेकिन कैपेसिटर की वोल्टेज में क्योंकि कंटिन्यूटी चलती है, लिहाजा V एट जीरो प्लस इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक हो गया सर? यस मैम।
चलिए अब हम जरा देखते हैं डीवी बाई डी टी की कहानी। मैम जी बताइए। मैम ये वोल्टेज के लिए हमने वोल्टेज डिवाइडर यूज किया है। जी वोल्टेज डिवाइडर यूज किया है इसलिए कि कैपेसिटर जो है वो क्योंकि ओपन सर्किट था, लिहाजा सेम करंट 4 ओम्स और 2 ओम्स में से गुजर रहा था। तो 2 ओम्स और 4 ओम्स जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकली सीरीज में लगे हुए थे, लिहाजा हमने वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया 2 ओम्स के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया? ठीक है मैम, ठीक है मैम। तो वी ओ माइनस और वी ओ प्लस जो है ये हमारा सेम रहेगा। ये इसलिए सेम रहेगा कि ये देखो ना, ये V जो है ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है और कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो सडनली चेंज नहीं होती। VC एट 0 प्लस इज इक्वल टू VC एट 0 माइनस। तो क्योंकि ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है लिहाजा 0 प्लस पे ये वही रहेगी जो 0 माइनस पे थी। ये सिर्फ कैपेसिटर के लिए ना मैम? ये सिर्फ कैपेसिटर, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के लिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अब ये होता ना कि ये 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज का मालूम करो 0 प्लस पे, तो हम कोई कंटिन्यूटी का लॉ नहीं लगा सकते थे, फिर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। अब हम करते हैं t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट को। t इज इक्वल टू 0 प्लस पे स्विच जो है हमारे पास ये ओपन हो गया। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डी आई बाई डी टी एट 0 प्लस और डी वी बाई डी टी एट 0। तो हमारे पास v ऑफ l इज इक्वल टू l डी आई बाई डी टी। इज दैट इट? ऐसे ही है? यस मैम। तो फिर डी आई बाई डी टी क्या हुआ? ये हुआ वी एल ओवर एल। ठीक है, तो फिर डी आई बाई डी टी एट 0 प्लस इज इक्वल टू वी एल एट 0 प्लस या वी एट 0 प्लस डिवाइडेड बाई एल। वी एल एट 0 प्लस डिवाइडेड बाई एल। और वी एल क्या है? अगर मैं पैसिव साइन कन्वेंशन लगाऊं तो ये, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कैपेसिटर को देखूं तो मेरे पास आई सी इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या होगा? एट 0 प्लस आई सी एट 0 प्लस डिवाइडेड बाई सी। तो आई सी क्या है पैसिव साइन कन्वेंशन के लिहाज से? 0 प्लस पे ये। ठीक हो गया। अब जनाबे वाला आप कंटिन्यूटी के रूल को मायने में रख के कि 0 प्लस पे आई एट 0 प्लस इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स एंड वी एट 0 प्लस इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। अब आप मुझे बताएं कि वी एल एट 0 प्लस क्या होगा? अच्छा चलो देखो, आई एट 0 प्लस 2 एम्पियर है। अगर ये 2 एम्पियर है तो यही 4 ओम्स में से भी पास हो रहा है। इज दैट इट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है 0 प्लस पे 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 8 वोल्ट्स। अब मैं ये सिर्फ 0 प्लस के इंस्टेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये हर टाइम की बात नहीं कर रही। तो यहाँ पर हो गया 8 वोल्ट। वी एल एट 0 प्लस मैंने फाइंड करना है। 2 ओम्स के क्रॉस 0 प्लस पे कितनी वोल्टेज होगी? 4 वोल्ट। क्यों जी? 4 वोल्ट। हम कुछ नहीं होगा, ये ओपन सर्किट आपने ओपन कर दिया है तो 2 ओम्स के क्रॉस 2 ओम्स में से कौन सा करंट गुजरेगा? ओके ओके ठीक हो गया। आपके पास 2 ओम्स के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा? वो होगा 0 वोल्ट। ऑलराइट। अच्छा, और VC एट 0 प्लस कितना था? 4 वोल्ट, राइट। अब मुझे देख के बताओ इस पूरी लूप को, ये वाली लूप को, कि क्या तुम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा सकते हो? हैं? यस मैम। ठीक है, वोल्टेज राइज कितना है? 12 वोल्ट। 12। वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 4 ओम्स के क्रॉस वोल्टेज कितनी है? 8 वोल्ट। मैम 8 वोल्ट। 8 प्लस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो हमने फाइंड करनी है VL एट 0 प्लस
प्लस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो कि कितनी है 4 वोल्ट। साइन कन्वेंशन देखते जाना, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एडजेसेंट साइंस। तो ये हो गया जी 12 इज इक्वल टू 12 प्लस VL एट 0 प्लस। तो VL एट 0 प्लस कितनी हुई भाई? 0 वोल्ट। 0। तो अगर VL एट 0 प्लस जो है वो 0 वोल्ट हुई, तो फिर ये DIL बाई DT एट 0 प्लस कितना होगा? 0। शाबाश। और इसके यूनिट्स क्या होंगे? क्योंकि हम DI बाई DT मालूम कर रहे हैं ना, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? एम्पीयर पर Units of सेकंड। 1/100। ampere per second. Ampere per Shabash. second. Well done. Yeah. Well done. Because we are talking about I over T. So DI by DT is equal to 0 ampere per second. जी बेटा, आप क्या कह रही हैं बताइए? हम ये -4 नहीं होगा कैपेसिटर के क्रॉस? क्यों? हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे करंट। हाँ, पॉजिटिव से एंटर ही हो रहा है, पैसिव साइन है। पॉजिटिव से अगर आउट हो रहा हो तो एक्टिव साइन कन्वेंशन होता है। देखो वोल्टेज के आप जब भी करते हो ना, KVL लगाते हो, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एडजेसेंट है तो इनमें से एक राइज है और एक फॉल है। आपने इसको लिया राइज, समझ आ गई? यस मैम, यस मैम। मैम वो इक्वलिटी है, वो मुझे नजर नहीं आया था पहले। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी, अब अगला हमने मालूम करना है IC एट 0 प्लस। व्हाट विल IC एट 0 प्लस बी? IC एट 0 प्लस क्या होगा? अक्रॉस कैपेसिटर। नहीं, IC एट 0 प्लस कैपेसिटर में से जो करंट गुजरा है, देखिए मैंने आपको बना के दिखाया है। आप मुझे बताइए, सोर्स में से करंट आउट हुआ, वो 4 ओम्स में से गुजरा, वो इंडक्टर में से गुजरा, क्या 2 ओम्स नहीं गुजरेगा? जी 2 ओम्स में से कुछ नहीं गुजर रहा, लिहाजा जो इंडक्टर में से गुजर रहा है वही होगा। सही है। वही कैपेसिटर में से गुजर रहा, और वो कितना है? 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर। So this is equal to 2 divided by C. तो C क्या है? 0.1. So this is equal to 20. और इसके यूनिट्स क्या होंगे भाई? वोल्ट पर सेकंड। Volts. So this is equal to 20 volts per second. So are we clear so far? समझ आ गया कि आप कैसे इनडायरेक्ट मेथड से इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो DI by DT और PVC by DT जो है वो फाइंड करते हैं। चलिए जरा इसको थोड़ा सा क्लीन अप करूं ताकि हम इन्फिनिटी पे भी कंडीशंस फाइंड कर सकें। आपको अभी तक समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स और जो चीजें पहले सीखी हुई हैं उन्हीं को हम अप्लाई कर रहे हैं और हम अप्लाई करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो नेटवर्क एनालिसिस में अच्छी बात ये है कि हम वो बेसिक रूल्स और वो तमाम उनसे वी आर डन विद दैट और वी आर ऑन टू सर्किट एनालिसिस, द रियल सर्किट एनालिसिस। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि इन्फिनिटी पे आपका स्विच क्लोज्ड है या ओपन है? ओपन है मैम। ओपन है। ओपन है मैम। E is equal to infinity और infinity पे हमारा स्विच जो है वो ओपन है लाइक दिस। और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहे हैं? शॉर्ट सर्किट। और कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। तो फिर आप मुझे देख के फौरन बता दो कि I at infinity क्या होगा? (12.43 एम्पीयर). कितना? 3 एम्पीयर। 0 नहीं होगा, दोनों तरफ से ओपन है। आई कैसे 3 एम्पीयर? मैम ओम्स लॉ यूज करेंगे। I is equal to V over R 12 volt 4। मैम दोनों तरफ ओपन सर्किट है तो 0 नहीं होगा। अच्छा नहीं सॉरी, ओपन सर्किट है उधर। सॉरी ओपन सर्किट में नहीं पास। I यहाँ तक आया, यहाँ इस ब्रांच में भी ओपन सर्किट है, I is equal to 0। इस ब्रांच में भी ओपन सर्किट है, I is equal to 0। लिहाजा किरचॉफ का करंट लॉ कहता है कि ये I क्या होगा आपके पास? It is equal to 0। ठीक है जी। तो I of infinity is equal to 0। What about V at infinity? 0 मैम।
वो भी 0। यस मैम 0 12 वोल्ट गया, 12 वोल्ट वैनिश हो गया। करंट 0 है तो मैं वोल्टेज करंट 0 है तो वोल्टेज 0 होगी। ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है जो करंट के 0 होते ही 0 हो जाएगी? Is this the voltage across a capacitor or a resistor? ये तो सिर्फ रेजिस्टर ये काम करता है कि करंट के 0 होते ही वोल्टेज 0 हो जाती। कैपेसिटर के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं। कैपेसिटर तो बल्कि जब चार्जिंग करंट 0 हो जाता है तो इसका मतलब है मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया, मजीद चार्ज की गुंजाइश नहीं है, वोल्टेज तो मैक्सिमाइज हो जाती है कैपेसिटर की। ट्रांजिएंट रिस्पांस नहीं पढ़ा आपने कैपेसिटर्स का? अगर वोल्टेज का ये है डायग्राम तो करंट की ये होगी, ये आईसी और ये वीसी। वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज जो है 12 वोल्ट। जी आप देख के बताइए, कोई मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं करनी। ये देखो अच्छा ये सर्किट एनालिसिस करो, ये 12 वोल्ट है, 4 ओम के क्रॉस कितनी वोल्टेज है? करंट जो 4 ओम में से पास हो रहा है वो भी बताया कि 0 है, लिहाजा इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट्स। कितनी? करंट 0 पास हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ 0 होगा, लेकिन अगर आप जी नहीं, कोई अगर नहीं, ओम्स लॉ के आगे मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, खत्म, बात ना लेंगे। इस इंडक्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज होगी अगर ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा है? 0 ठीक है, शॉर्ट सर्किट के क्रॉस 0 वोल्टेज। अब ये आउटर लूप में जरा देखो, 12 वोल्ट का राइज है और ये ओपन सर्किट है, तो ये 12 वोल्ट सारे का सारा कहाँ गया? कहाँ 12 वोल्ट का ड्रॉप मुझे मिले? कैपेसिटर में, कैपेसिटर के ग्राफ कैपेसिटर में मैम मुझे कैपेसिटर में जी, क्योंकि केवीएल हर हाल में फुलफिल होगा, कोई रूल नहीं, कोई कंडीशन नहीं है कि केवीएल फुलफिल ना हो। अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कोई वोल्टेज नहीं है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब है सारी की सारी वोल्टेज कहाँ जाके पार्क होगी है? कैपेसिटर के क्रॉस। सो V ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब बताएं, समझ आ गई सारी इनिशियल कंडीशंस? यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें नॉलेज हमें कौन सी चाहिए? सॉलिड नॉलेज किस चीज की चाहिए? बेसिक सर्किट एनालिसिस की। कोई लंबी चौड़ी कहानी हमें याद नहीं करनी, आपको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ, ओम्स लॉ, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, करंट ब्रांचिंग, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट इज इट, ठीक है। और कैपेसिटर को कभी ये नहीं कहें कि क्योंकि करंट 0 है तो वोल्टेज 0 हो गई, या करंट वोल्टेज 0 है तो करंट 0 हो गया। ना ये इंडक्टर के लिए ट्रू है, ना ये कैपेसिटर के लिए ट्रू है। ये सिर्फ ट्रू है रेजिस्टेंस के लिए, जहां V इज इक्वल टू I इंटू R है, वहां V 0 होगा तो I 0 हो जाएगा, I 0 होगा तो V 0 हो जाएगा, और कहीं ये रूल नहीं चलता। ठीक हो गया? और प्रैक्टिस आ गई। इस प्रैक्टिस के सर्किट में थोड़ी सी गलती है, इस ब्रांच को इग्नोर कर दें, ये नहीं है। हाँ जी, मैं दूसरी क्लास को करवा रही थी तो वहां पे मुझे नजर आया। हाँ जी, इसकी इनिशियल कंडीशन, द स्विच हैज बीन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब मुझे सब काम शुरू करते हैं। t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच ओपन है कि क्लोज्ड है? ओपन है मैम। ओपन। शाबाश। और सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट में चला गया क्योंकि वो वेब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ओपन था। इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट। अब ये कि IH0 माइनस क्या होगा? ये देखिए, ये I को पाथ मिला, उसके बाद यही I यहाँ से गुजरा, कैपेसिटर ओपन सर्किट था वहां नहीं गया, यही I यहाँ से गुजरा, और फिर यही I जो है ये हमारे पास सोर्स में वापस आ गया। ठीक हो गया? इसको देखकर मुझे बताओ कि इस I को 24 वोल्ट की सोर्स से जो करंट आउट हो रहा है, इसको कितनी रेजिस्टेंस नजर आ रही है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। तो फिर IH0 माइनस कितना हुआ? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। तो फिर IH0 प्लस भी क्या होगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। चलो गुड। अब मुझे बताओ VH0 माइनस क्या होगा? क्या VH0 माइनस वही वोल्टेज नहीं होगी जो 2 ओम्स के क्रॉस भी है? यस मैम।
है ना, क्योंकि कैपेसिटर 2 ओम्स के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। 2 ओम्स के क्रॉस क्या वोल्टेज है? I80 माइनस को माइंड में रख के बताओ। 12 वोल्ट। 12 वोल्ट कितनी? वो कैसे? 2 ओम्स में से कितना करंट? वोल्टेज डिवाइडर रूल। नहीं सॉरी मैम, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा। नहीं वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं लगाना आपने। अगर आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे ना, फिर आपकी जो 2 ओम्स है इसके क्रॉस आपको 4 वोल्ट्स मिलेगा। वोल्टेज डिवाइडर लगा लो बेशक, मुझे कोई एतराज नहीं है। दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 12 into 24, दैट इज 4। ठीक है, नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन सा रूल लगा रहे हैं, आपका आंसर हर हाल में सेम आता है। व्हाट इज 0 v of 0 minus 4 volts। तो v at 0 plus v हमारे पास 4 volts हो जाएगा। सो वी आर गुड हियर। चलें, ये एक और अपने माइंड में बात रखें कि मैं सिंप्लीफिकेशन करूं या मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊं या मैं लूप एनालिसिस लगाऊं या मेरा जो दिल चाहे मैं लगाऊं, किसी भी पैरामीटर की वैल्यू मेरे मेथड से चेंज नहीं होगी, वो तो वही रहेगी जो कानून है। ठीक है जनाब वाला। अब आप मुझे बताएं कि t = 0 प्लस पे क्या हो रहा है? स्विच ओपन हो गया या क्लोज हो गया? क्लोज हो गया। स्विच के क्लोज होने से 10 ओम पे क्या इफेक्ट हुआ? What happens when you have a short and sorry? Current will pass through 10 ohm resistor because it will No pass current through the 10 ohm resistance. ऐसे लगेगा जैसे सर्किट में ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, भूल जाओ इसको कि सर्किट में से है। ठीक है, ये हमने वैसे ये अलग थी, इसको हमने अलग कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास di/dt at 0 प्लस क्या होगा? हाँ मैम सॉरी, बट कैसे नहीं पास होगा करंट इसके थ्रू 10 ohms के? ये एक शॉर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, ये करंट है। करंट कौन सा पाथ लेता है? लीस्ट डिवाइडर रेजिस्टेंस करंट, वाला। लीस्ट रेजिस्टेंस वाला। तो लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ कौन सा है? अच्छा सही समझा। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट इज योर लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, और इस वजह से ये 10 ओम है, इफेक्टिवली सर्किट में कुछ भी नहीं करेगा। इसके क्रॉस वोल्टेज भी 0 होगी और इसके थ्रू करंट भी 0 होगा। यानी थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की पास करंट ही पास होगा, मतलब 0 एग्जैक्ट 0 तो नहीं हो सकता। नहीं 0 होगा, बिल्कुल 0, क्योंकि उसको शॉर्ट सर्किट मिला हुआ है। 10 ओम तो दूर, ये 0.001 ओम्स भी होता ना, तो इसको जहाँ 0 ओम्स नजर आ रहा है वहां पे जाता। अच्छा सही, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, थोड़े बहुत की बात ही नहीं। अच्छा जी, अभी हमने किया था कि DIL/dt at 0 plus is equal to VL at 0 plus over L। अब यहाँ से देखिए मुझे बताओ कि what is DIL/dt at 0 plus? What is VL at 0 plus? ये है VL at 0 plus, VL at 0 plus, और ये है IC at 0 plus। जी, what is VL at 0 plus? ये जो लूप है ना, मैं आपको बताती हूँ तरीका। ये जो लूप है ना, ये वाली, इस पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओ। ये कितनी है? 24 वोल्ट। ये मैंने मालूम करनी है। और VC at 0 प्लस कितनी थी? 4 वोल्ट थी। शाबाश, 0 प्लस पे ये 4 वोल्ट्स थी। अब मुझे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा के बताओ कि VL at 0 प्लस कितनी होगी? मैम 20। शाबाश, वोल्टेज राइज है। यस मैम 20 होगा मैम। 20 होगा। तो दिस इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू 0.4, तो ये हो गया हमारे पास 50 एम्पियर्स पर सेकंड। सो दिस इज इक्वल टू 50 एम्पियर पर सेकंड। हाँ जी, अब dV/dt at 0 प्लस के लिए मुझे बताओ क्या करें? अब देखिए इसके लिए मुझे IC at 0 प्लस, जी सॉरी क्या कह रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ 24 ही पास होगा, क्योंकि वही आपने इससे पहले बोला था कि सारा का सारा उस कैपेसिटर को वोल्टेज मिलेगा। KVL या KCL के अंदर कंजर्व होता है सारी एनर्जी ना, कंजर्व, इसलिए वो सारी डिपेंडेंट सोर्स की जो है ना उसमें। ठीक है, ये जो करंट है ना आपके पास, ये I at 0 प्लस, ये कितना था? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर यहाँ से हुआ और फिर 2 एम्पियर जो है वो यहाँ से गुजरा, क्योंकि 10 ओम्स को तो कोई था नहीं चक्कर,
I have a 2 एम्पियर here. IC at 0 प्लस मुझे पता नहीं कितना है, इसमें से कितना करंट गुजर रहा है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, वही जो कैपेसिटर के क्रॉस है। यस मैम 4 वोल्ट। ठीक है, और फिर इसका करंट कितना होगा मैम 2 एम्पियर। 2 अब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है अगर ये करंट 2 एम्पियर है इनटू द नोड और ये करंट 2 एम्पियर है और इधर तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो IC at 0 प्लस कितना होगा मैम 0। तो फिर dV by dt at 0 प्लस क्या होगा? IC divided by C is 0 divided by C, 0 volt per second। तो ठीक है, हमने थोड़ा सा क्लियर हो गया कि कैसे हमने इनिशियल कंडीशंस फाइंड करनी है। आई होप आपको थोड़ा सा अब चीजें जो है वो बेहतर समझ आ रही होंगी। मैम आप रिपीट कर सकती हैं IC 0 प्लस 0 कैसे आया है? IC 0 प्लस इस तरह आया है कि जो करंट इनटू द नोड था ना, दैट वाज 2 एम्पियर, जो ऊपर इस शॉर्ट में से जहां स्विच क्लोज किया वो करता हुआ आया। पैसिव साइन कन्वेंशन कहता है कि कैपेसिटिव करंट जो है इट विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, 2 ohms में से भी करंट जो है इट विल बी डाउनवर्ड, बोथ ऑफ दीज करंट्स विल बी लीविंग द नोड। तो 2 ohms में से कितना करंट पास होगा T इज इक्वल टू 0 प्लस पे, ये मुझे जानने के लिए 2 ohms की वोल्टेज चाहिए। 2 ohms के क्रॉस वही वोल्टेज होगी जो कि कैपेसिटर के क्रॉस थी, दैट इज 4 वोल्ट। तो 2 ohms के क्रॉस अगर 4 वोल्ट वोल्टेज है तो फिर इसके थ्रू करंट 2 एम्पियर्स ही होगा। If the current into the node is 2 ampere and one of the branches that are leaving the node is also 2 amperes, then the other branch has to be 0, ताकि किरचॉफ लॉ जो है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, समझ आ गई? दैट्स गुड। आप लोग ना इसकी काइंडली प्रैक्टिस करना घर जाके, और मैं आपको दोबारा ये कहूँगी कि नेटवर्क एनालिसिस लास्ट मिनट में छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। नेटवर्क एनालिसिस साथ साथ होगा तो ये काबू में रहेगा। प्रैक्टिस करो, और अभी अगले 2 हफ्ते तक जो है ना वो यही हम काम कर रहे हैं, इसको बस जस्ट गेट ऑन विद इट एंड इट इज फन। मुझे तो सर्किट सॉल्व करना अच्छा लगता है। अच्छा जी, व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर एट इन्फिनिटी? स्विच क्या हो गया है? क्लोज हो गया है। कैपेसिटर क्या हो गया है? शॉर्ट हो गया है, और सॉरी इंडक्टर शॉर्ट हो गया है, और कैपेसिटर क्या हो गया है? ओपन हो गया। अब अगर इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो करंट को रास्ता क्या मिला? ये यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, यहाँ से, राइट। इस तमाम लूप को माइंड में रख के मुझे बताइए कि कितना करंट होगा I at infinity? 12 एम्पियर। शाबाश, क्योंकि 24 वोल्ट को सिर्फ एक 2 ohms नजर आ रही है, तो ये तो हो गया 12 एम्पियर। और V at infinity क्या होगा? 24। शाबाश, क्योंकि ये कैपेसिटर 2 ohms के पैरेलल में लगा हुआ है ना, तो जो 2 ohms के क्रॉस वोल्टेज होगी वही कैपेसिटर के क्रॉस होगी। 2 ohms में से अगर 12 एम्पियर गुजर रहा है तो 2 ohms के क्रॉस वोल्टेज कितनी है? 24 वोल्ट्स। सो हियर यू गो। ठीक है, समझ आया हुजूर थोड़ा बहुत? जी मैम। अच्छा, दैट इज वेरी गुड, मुझे सुन के खुशी हुई है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, जी बताइए मैम। ये हम लोग 0 नेगेटिव पर और इन्फिनिटी पर हाली स्टेडी स्टेट कंडीशंस अप्लाई करते हैं, 0 पॉजिटिव पर क्यों नहीं कुछ अप्लाई करते? 0 पॉजिटिव अभी स्विचिंग को हुए एक इंस्टेंट गुजरा है, तो स्टेडी स्टेट कैसे आ सकती है? ये तो ट्रांजिशन की हाइट है 0 पॉजिटिव। मैम मैं ये कह रही हूँ, जो आप जैसे इन्फिनिटी पर, जैसे t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर आप कहते हैं ना कि इंडक्टर को रिप्लेस कर दें शॉर्ट सर्किट से और कैपेसिटर को ओपन सर्किट से, तो इस तरह से हम लोग करते हैं t इक्वल्स टू 0 नेगेटिव पर भी ना, तो वो मैं कह रही हूँ कि मतलब t इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव पर ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि t इज इक्वल टू 0 माइनस पर ना अभी स्विच की पोजीशन नहीं बदली हुई होती, और स्विच एक पुरानी पोजीशन में बहुत देर से होता है, लिहाजा t इज इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट में जा चुका होता है। अच्छा, फिर t इज इक्वल टू 0 माइनस के एक लम्हा बाद t इज इक्वल टू 0 पे आके सर्किट में अचानक हम चेंज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, स्विच की पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे आपका सर्किट स्टेडी स्टेट में नहीं होता, उसमें तो बल्कि बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही होती हैं।
तो T इज इक्वल टू 0 प्लस पे ना आप इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकती हैं और ना कैपेसिटर को ओपन सर्किट से, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट नहीं है, वो तो आपकी हाइट ऑफ ट्रांजिएंट टाइम है, ट्रांजिशन आ रही है, तब्दीली आ रही है उसमें। सही जी मैम, ठीक। और जनाब वाला और कोई क्वेश्चन? जी बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो मैम अभी फिलहाल नहीं है कि क्वेश्चन, आगे जाके ठीक है, घर जाके कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, अगर क्वेश्चन हुआ तो बताइएगा। ये अभी इतना टाइम नहीं रहा, नेक्स्ट सेट जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं जरा आपकी अटेंडेंस ले, जी एक मिनट दीजिए, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। जी जनाब, आयजा नईम राना। मैम शी इज इन सिंडिकेट बी। मैम इस सी है। ओके, चलिए। क्या किया मैंने, मतलब क्यों गलत? मोहम्मद तलहा खान। प्रेजेंट मैम। फरहान अहमद अब्बासी। प्रेजेंट मैम। सैयदा माहम रजा। प्रेजेंट। लारेब लाइक। प्रेजेंट मैम। सरदार सोबान कासिम। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमैर सुहेल। प्रेजेंट मैम। असफंदियार खान। प्रेजेंट मैम। उमैर इरफान। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सलमान चौधरी। प्रेजेंट मैम। उसैद अहमद। मैम उसका आई गेस माइक खराब है, वो प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद है तैयब जुल्फकार। प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला। सैयद मोहम्मद शबीह अहमद। प्रेजेंट मैम। शहाब खान। मोहम्मद साद खान। प्रेजेंट मैम। जवार खान। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद ईशान। प्रेजेंट मैम। मिराल कमाल। प्रेजेंट मैम। उमर जावेद। आयशा जाकिर। प्रेजेंट मैम। के बाद है जनाब शाहजेब अली जरमस्त। प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद अम्मार। प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद जाफिर। अवैस रजा। मेमो और पास के लिए गए। प्रेजेंट मैम। इब्तिसाम अली असद। प्रेजेंट। दुआ खान। प्रेजेंट मैम। नूरुल ऐन जहरा।
मैम शी वाज हियर बट अभी उनका इंटरनेट मैम चला गया, उनका मैसेज मुझे आया था, शी वाज प्रेजेंट। चलें ठीक है। हमादुर रहमान, हमजा इमरान, प्रेजेंट मैम। शहूदुर रहमान सैयद, अच्छा जी, अली हसन तारिक, प्रेजेंट मैम। राजा जैन खालिद, प्रेजेंट मैम। मुर्तजा कमाल दुर्रानी, प्रेजेंट मैम। यासिर अली, प्रेजेंट मैम। सज्जाद अली, प्रेजेंट मैम। उस्मान जुल्फ़िकार, आयशा फुआद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुलेमान फैसल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद तौसीफ, प्रेजेंट मैम। अरसलान तारिक, प्रेजेंट मैम। अच्छा जी, उसके बाद है मोहम्मद उवैस नज़ाकत। प्रेजेंट मैम। ठीक है, आप में से अगर किसी की अटेंडेंस नहीं लगी तो प्लीज़ मुझे चैट में लिख के भेज दीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यू मे लीव द क्लास नाउ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मैम थैंक यू मैम, इंशाल्लाह। जी मैम ये जो स्लाइड्स है मैम, ये अभी फिलहाल आप टीम से शेयर